नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवेल पर। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी। वो सादगी और विद्वता का प्रतीक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कैसे उनकी नीतियों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और क्यों उन्हें भारत का रिफॉर्म आर्किटेक्ट कहा जाता है। आइए जानते हैं कैसे एक अर्थशास्त्री ने एक प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। आइए उनकी प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दिन था 26 सितंबर 1932 का। आज ब्रिटिश भारत के पंजाब के गांव में श्रीमती अमृत कौर और श्री गुरमुख सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उन्हें क्या पता था कि आज उनके घर सिर्फ एक बच्चे का ही नहीं बल्कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री व होने वाले भारत के प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1958 में श्रीमती गुरशरण कौर से शादी की। उनसे उन्हें 3 बेटियां हुईं, जिनके नाम उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह है। भारत की आज़ादी के साथ ही भारत का पार्टीशन भी हो गया और इस पार्टीशन के चलते सिंह की फैमिली को भारत के हल्द्वानी में माइग्रेट होना पड़ा। परंतु वर्ष 1948 में वो अमृतसर रिलोकेट हो गए, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से, पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर होशियारपुर से अपना इकोनॉमिक्स की बैचलर वर्ष 1952 में और मास्टर्स 1954 में पूरी की। उसके बाद मनमोहन सिंह जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह कैम्ब्रिज से भारत वापस आए और पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दी। परंतु वर्ष 1960 में डीफिल करने के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए और अपनी डीफिल कंप्लीट करने के बाद वापस भारत आ गए और वर्ष 1957 से 1959 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1959 से 1963 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स रीडर के रूप में अपनी सेवाएं दी। वह 1963 से 1965 तक इकोनॉमिक के प्रोफेसर के रूप में, 1966 से 1969 तक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मेंबर रहे। वह 1969 से 1971 तक इंटरनेशनल ट्रेड एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे। 1976 में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री व 1980 से 1982 में वो प्लानिंग कमीशन का एक हिस्सा रहे। 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर, वो 85 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे। इसके बाद 1987 से 1990 तक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक में सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर जिनेवा में अपनी सेवाएं दी। आगे हम बात करेंगे सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में। वर्ष 1990 में सिंह जिनेवा से भारत वापस आए और भारत के पीएम के साथ इकोनॉमिक अफेयर के एडवाइज़र रहे। उनके लिए सबसे सरप्राइजिंग तब रहा जब 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंप दी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जब राव अपनी कैबिनेट को फॉर्मुलेट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी चीफ सेक्रेटरी को मेरे पास ये कहने के लिए भेजा कि पीएम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपना चाहते हैं। तो मैंने ये बात सीरियसली नहीं ली, परंतु अगले दिन वो मेरे पास आए और मुझ पे गुस्सा होकर बोले कि आप जल्दी से ड्रेस होके आइए राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि वहाँ पे आपको शपथ लेनी है। उनका ये कहना था कि कुछ इसी तरह से मेरे पॉलिटिकल करियर की भी शुरुआत। उनकी सादगी और ईमानदारी को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जब वर्ष 1993 में उनकी मिनिस्ट्री की आलोचना हुई, लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर घोटाले की जांच न कर पाने के कारण, तो उन्होंने अपने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश की, परंतु राव ने उनके इस्तीफे को लेने से इनकार कर दिया। बजाय इसके उन्होंने रिपोर्ट में आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने का उन्हें वादा किया। आगे हम बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में। तो जब वर्ष 2004 में
आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या में सीटों वाली राजनीतिक पार्टी बनकर मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। उसने सहयोगियों के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनाया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उस समय एक आश्चर्यजनक कदम में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए यूपीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि सिंह ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से लोकप्रिय चुनाव नहीं जीता था, बावजूद इसके उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ। केवल इसलिए नहीं कि लोगों ने उन्हें एक साफ राजनेता के रूप में देखा, बल्कि इसलिए क्योंकि भारतीय प्रशासन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से भी अछूता था। उन्होंने 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे हम बात करेंगे सिंह द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की। तो वर्ष 1991 में वित्त मंत्री के रूप में सिंह ने दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार के स्रोत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिससे विकास में नाटकीय रूप से तेजी आई। सिंह के मंत्रालय ने वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बनाया। वर्ष 2005 में ही सिंह की सरकार ने बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर लागू किया। उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम नरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान 4 अगस्त 2009 को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लागू किया गया। इसके अधीन देश का हर बच्चा फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सका। उन्होंने कई देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत में 16 अप्रैल 2009 और 13 मई 2009 के बीच 5 चरणों में 15वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे 16 मई 2009 को घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को सिंह नेतृत्व में नई सरकार बनाने में मदद की, जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, जो 543 सदस्यों में से 322 सदस्यों के समर्थन के साथ एक आरामदायक बहुमत हासिल करने में सक्षम थे। इसके पश्चात उन्होंने 22 मई 2009 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अपनी अभूतपूर्व सफलताओं के बाद भी सिंह की सरकार विवादों के घेरे में घिरी रही। अपने दूसरे कार्यकाल में सिंह की सरकार 2G स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे भ्रष्टाचार में शामिल थी। 2005 और 2009 के बीच सिंह पर कोयला घोटाला के आरोप लगे, जिस दौरान वो भारत के कोयला मंत्री थे। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद आधिकारिक तौर पर 17 मई 2014 को दोपहर समाप्त हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 16वीं लोकसभा के लिए 2014 का आम चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। आगे हम बात करेंगे सिंह की इलनेस और डेथ के बारे में। वैसे तो सिंह की कई कार्डियक बाईपास सर्जरीज हो चुकी थी और कई बार उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया, परंतु 26 दिसंबर 2024 को सिंह नई दिल्ली में अपने घर पर गिर गए और उन्हें एम्स दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और कुछ ही समय बाद उनकी 92 वर्ष की आयु में अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। और उस समय की मौजूदा सरकार ने 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और कहा कि सिंह को राजकीय अंतिम संस्कार देगी। वर्ष 2010 में न्यूज़ वीक पत्रिका ने उन्हें एक विश्व नेता के रूप में मान्यता दी, जिसका अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा भी सम्मान किया जाता है, और उन्हें एक ऐसा नेता जिसे अन्य नेता भी प्यार करते हैं के रूप में वर्णित किया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा।
उनकी विनम्रता और शांत स्वभाव हमेशा याद रहेंगे। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर सिंह जी हमें सिखाया कि राजनीति में नैतिकता और सेवा भाव कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा शांत और विनम्र नेता दोस्तों शायद ही हमें भविष्य में मिल पाए। आइए मिलकर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।